Hello students, it's a worksheet number 19 for class 10th, scheduled to be done on 18th August 2020. Now, today we are going to do the poem Dust of Snow written by Robert Frost. The way a crow shook down on me, the dust of snow from the hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. सी बेटा, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो देखिए पूरी पोएम में कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में आके फुल स्टॉप है। तो ये पोएटिक डिवाइस है एनजेममेंट। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एनजेममेंट। और यहाँ पर क्या है, पोएट हमें क्या बता रहे हैं कि वो खड़े थे किसी हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे और उनका मूड जो था उस दिन लो था। और लो मूड में वो वहाँ जब खड़े थे तो एक क्रो ने एज अ कैटलिस्ट वर्क किया, और जब उसने इस तरह से हिलाया या वो पेड़ पर इस तरह से आकर बैठा कि उस पर जो स्नो अवेलेबल थी वो पोएट के ऊपर गिर गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि नेचर की कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, नेचुरल ऐसा कुछ होता है कि जिससे आप जिस मूड में होते हैं वो एकदम चेंज हो जाता है। द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो सडनली अवेकन द पोएट फ्रॉम हिज सिंकिंग मूड एंड गेव हिम अ लाइटनिंग ऑफ होप। तो बेटा यहाँ पर आप पोएम पहले भी जैसे आपने पढ़ी है, वीडियो इसके ऑलरेडी अवेलेबल भी है, आपको पहले समझाई थी मैंने। अब यहाँ पर द वे अ क्रो, जिस तरीके से शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री है धतूरे का पेड़ जो पॉइजनस होता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिम्बॉलिज्म है यहाँ पर बेटा, सिंबल है क्रो और हेमलॉक ट्री, दोनों ही सिंबल सैडनेस के हैं, कहीं ब्लैक और उस तरह से। देखिए जो ट्री है उसको ब्लैक दिखाया गया है, क्रो को ब्लैक दिखाया गया है, जो सिंबलाइज कर रहा है सैडनेस, डेथ, डिस्पेयर को। तो यहाँ पे सिंबलिज्म हो गया। और दूसरा आप देखिए एलिट्रेशन है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एस। आप यहाँ देखिए सेव्ड सम, तो जब भी कॉन्सोनेंट सेव्ड और सम में एस एस जब रिपीट हुआ तो एलिट्रेशन, जो आपका पोएटिक डिवाइसेस हैं वो एलिट्रेशन यहाँ पर आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो पहले हम पोएम को एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम उस वर्कशीट को देखेंगे जो इस पोएम पे बेस्ड है। फर्स्ट लाइन में आप देखिए कि क्रो को अगर मैंने सिंबलाइज किया ए से तो मी एंड देन स्नो, तो राइमिंग हो रहा है क्रो एंड स्नो। राइमिंग वर्ड्स हैं क्रो, स्नो, देन मी एंड ट्री। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी। अगर आपसे राइम स्कीम पूछी जाए, फर्स्ट स्टैंजा आ जाए तो ए बी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा है तो उसमें हार्ट एंड पार्ट, आप देखिए हार्ट एंड पार्ट, देन मूड एंड र्यूड, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, जिससे फिर आप देखिए इसकी जो राइम स्कीम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए बी। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ही जो हमारी आरटीसीज होते हैं उनका क्वेश्चन होता है नेम द पोएम, नेम द पोएट और द राइम स्कीम, पोएटिक डिवाइस अवेलेबल इन द स्टैंजा। तो ये चीज़ें हमें हर पोएम की अंडरस्टैंड करनी है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट। अब देखिए वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि एक वोकैबुलरी क्वेश्चन ज़रूर होता है आरटीसी का। तो देखिए यहाँ पर वे का मतलब है मैनर, वे का मतलब है मैनर। शुक या ट्रेम्बल्ड समथिंग, किसी चीज़ को इतनी ज़ोर से हिला दिया। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स आते हैं। देन मूड, मेंटल स्टेट को कहा जाता है। सेव्ड यानी कि एस्केप्ड, उस चीज़ से आप बाहर निकल आए। पार्ट यानी कि पोर्शन, उसका कुछ भाग। देन र्यूड मतलब है फेल्ट सैड और हेल्ड इन रिग्रेट, वो परेशान थे उस मूड में, वो बिल्कुल लो मूड था उनका, जो एक तरह से आप उस समय को बर्बाद कर रहे होते हैं, वो व्यर्थ जा रहा होता है, तो उससे उसको सेव कर लिया गया। अभी मैंने आपको जो पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं कि एनजेममेंट है, जो फुल स्टॉप है वो एंड में यूज़ हुआ है, यूज़ ऑफ फुल स्टॉप एट द एंड, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस बोला जाता है बेटा एनजेममेंट। तो यहाँ पे एनजेममेंट है, यूज़ ऑफ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द पोएम। एलिट्रेशन मैंने अभी आपको दिखाया, एंड सेव्ड सम पार्ट, एस कॉन्सोनेंट रिपीटिशन है तो एलिट्रेशन है। देन व्हेन वी कैन सी द सिम्बॉलिज्म, क्रो एंड हेमलॉक
tree are symbols of sadness, death or despair. डस्ट ऑफ स्नो सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी और होप, क्योंकि वो डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही पोइट के ऊपर आया तो उनका जो मूड था वो इमिजिएटली चेंज हो गया, सडनली वो चेंज हुआ. तो द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो सडनली अवेकन्ड द पोएट फ्रॉम हिज सिंकिंग मूड एंड गेव हिम अ लाइटिंग ऑफ होप. नाउ वी कैन सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पोएम इन टुडेज वर्कशीट. ये बेटा ये सारे MCQs हैं, और MCQs का रीज़न ये है कि आपको पैटर्न जो चेंज हुआ है तो MCQ फॉर्म में आपको क्वेश्चंस की हेल्प की फॉर्म करके बताया जा रहा है, ताकि आप किस तरह से, अगर आपको मीनिंग पता है, अगर आप कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, तो आप इजीली क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे और फुल मार्क्स लेंगे, क्योंकि MCQs ईजिली आप फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं. अब देखिए यहाँ हमने पोएम पढ़ ली थी, उसके बाद था देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी फील अनहैप्पी बट नेचर चीयर्स अस अप. तो यहाँ ऐसे मोमेंट होते हैं कि कुछ हम कई बार कुछ ऐसी स्ट्रगल में अप डाउन्स, लाइफ के अप डाउन्स में परेशान होते हैं, लेकिन नेचर की एक ऐसी कुछ चेंज होता है, एकदम बारिश आ गई या बारिश में भीगे या कुछ इंसिडेंट्स ऐसा एकदम से हुआ, चेंज ऑफ वेदर, तो आपका मूड चेंज हो जाता है, तो वो हमें वापस खुशनुमा बना देते हैं. अब है पार्ट ए. फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टिक व्हाट मेक्स यू हैप्पी. तो बेटा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. हर बच्चे को जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो, जिससे उसे खुशी मिलती है, टिक मार्क कर सकते हैं. तो लुकिंग एट द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को देख के सभी को अच्छा लगता है, वो ब्राइटनेस जब आपकी लाइफ में ऐड होती है. फिर है अ न्यू लीफ ऑन अ प्लांट, जब नया पत्ता, कोई नया कोमल सा पत्ता जब पौधे पर आता है. अ फ्लावर बड ऑन अ प्लांट, फ्लावर, फूलों की जो कलियां हैं उन्हें देखकर. द साउंड ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग. अ क्लाउडी स्काई, अब बादल होते हैं जब तो एक सुहाना सा मौसम होता है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है. मुझे ये सब अच्छा लगता है, हो सकता है आपको इनमें से कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आपको उस पर टिक नहीं करना है. क्लाउडी स्काई आजकल आपका जैसे है, बारिश आने से पहले जो मौसम आपको मिलता है सुहावना, वो या बारिश आने के बाद जो वो एक खुशबू है, तो वो चीज़ें जो हम नेचर की इंजॉय कर सकते हैं, वही आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं. रेन ऑन अ हॉट डे, बर्ड्स इन अ वाटर बाथ, अ डांसिंग पिकॉक, अ स्टार स्टडेड स्काई, तारों से भरा हुआ आसमान और जैसे लगता है डायमंड्स लगे हुए हों, तो वो स्टार स्टडीड स्काई उसको बोलते हैं. अ लाफिंग फेस, किसी को भी खुश होता देख कर आपको हंसी आ जाती है. हम ह्यूमन बींग्स, हमारा नेचर है, हम दूसरे को जब खुश देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वी फील गुड, हैप्पी. सच थिंग्स मेक्स अस फील हैप्पी इंस्टेंटली एंड आर मूड इम्प्रूव्स मेकिंग अस जॉयफुल. अब आपको थीम ऑफ द पोएम बताई गई है. द पोएट हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑन वन डे. The poet had a similar experience one day. He was feeling low when a crow on a hemlock tree, as shown in the picture, shook down some snowflakes on him. This gave him a lot of joy and he forgot his worries. This instant happiness saved the rest of his day and it passed with cheer. तो बेटा यहाँ पे आपको वही समराइज़ कर दिया गया है, थीम ऑफ द स्टोरी बताई गई है कि उनका सिमिलर एक्सपीरियंस था. हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, जैसे ही वो फ्लेक्स गिरे, स्नो फ्लेक्स उन पर गिरे, उनका जो मूड था वो चेंज हुआ, वो अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां भूल गए और वापस जॉयफुल मूड हो गया उनका. और वो जो इंस्टेंट हैप्पीनेस एकदम उन्हें मिली, उसने उनके बाकी के बचे हुए दिन को सेव कर लिया और वो खुशी खुशी उस आगे का अपना जो दिन था वो व्यतीत कर सके. अब है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट. बिल्कुल आप सभी जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हमें वर्कशीट में ऊपर दिया भी गया है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आप बेटा स्पेलिंग्स का ध्यान ज़रूर रखेंगे. अब है व्हाट हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रो ऑन द ट्री. तो जो क्रो था, देयर वॉज अ बर्ड साउंड, द ट्री लुक्ड ब्यूटिफुल. क्या ये दोनों ऑप्शन है? नहीं. एज पर द कंटेक्स्ट, एज पर द पोएम, हमें क्या ध्यान देना है जो पोएम में बताया गया है. सम स्नो फ्लेक्स शुक डाउन ऑन द पोएट, क्योंकि वो क्रो आके बैठा था उस वजह से कुछ स्नो फ्लेक्स थे जो पोएट पर गिरे. कैन यू गेस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो. पहले क्या था, जब तक वो क्रो ने वो एक्टिविटी नहीं की, वो नहीं
तो क्या था, वो दुखी थे। द पोएट वॉज annoyed एंड एंग्री, लेकिन वो ऐसा कोई गुस्सा तो नहीं कर रहे थे किसी को. ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे नहीं. ही वॉज इन स्टेट ऑफ डिस्पेयर, वो सैडनेस वाली फीलिंग थी उनकी. हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो शुक डाउन सम स्नोफ्लेक्स. तो जैसे ही स्नोफ्लेक्स गिरे, ही फेल्ट इवन मोर सैड, क्या वो ज़्यादा दुखी हो गए. हिज मूड चेंज्ड, ही स्टार्टेड लाफिंग, नहीं वो कोई ज़ोर ज़ोर से हंसते नहीं लगे थे, लेकिन उनका मूड चेंज हो गया था. Choose the line from the poem which shows that the poet has been sad during the day. अब बेटा यहाँ लाइन फ्रॉम द पोएम हमें देनी है. तो लाइन फ्रॉम द पोएम हम जब देंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आ गया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. ये आपका जो सेकंड स्टैंजा है वो आपको आइडिया दे रहा है कि पहले जो उनका मूड था वो चेंज हो गया और वो मूड अब हैप्पीनेस में बदल गया. जो पहले समय था वो वेस्ट हुआ, लेकिन अब वो समय वेस्ट नहीं होने देंगे. अब देखिए हमारा है, व्हाट इज़ द करेक्ट राइम स्कीम यूज्ड बाय द पोएट. तो करेक्ट राइम स्कीम हमने अभी डिस्कस की थी, हमने अभी अभी यहाँ देखा था. ये देखिए हमने दोनों स्टैंजाज की देखी. ये हमारी है ए बी. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर ए. नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर फीलिंग लो. राइट अबाउट वन सच एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ. ब्रीफली एक्सप्लेन what made you feel sad and how nature gave you happiness. तो बेटा हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई मोमेंट आता है. आपको अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करना है बाय डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिससे आप बिगिन कर सकते हैं. आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड दैट डे बिकॉज. पहले आप लिखिए बिकॉज क्या रीज़न था कि आपका मूड अच्छा नहीं था, एंड हाउ द नेचर हेल्प्ड यू टू कोप अप टू चेंज योर मूड. ये आपका एक्सपीरियंस है और हर किसी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करनी है. यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस. शॉर्ट सेंटेंसेस में आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. और जो आपको वर्ड्स ईजी सेंटेंसेस बनाइए. टेकिंग केयर ऑफ द वोकैबुलरी. जो वर्ड्स आपको आते हैं पहले उन्हीं का यूज़ करते हुए आप एक्सप्रेस करना सीखिए और ग्रेजुअली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे. Now practice and learn the content from your textbook as well. बेटा जो भी आपको वर्कशीट कराई जा रही है उसके साथ अपनी टेक्स्ट बुक को रेफ़र, उस चैप्टर को रेफ़र ज़रूर करिए. उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करिए ताकि साइड बाय साइड आपके वो लेसन्स भी प्रिपेयर हो जाए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग. स्टे हैप्पी. स्टे ब्लेस्ड.